दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मेरा मानना ये है और जो मेरी एनालिसिस है एक डिफेंस एनालिस्ट के तरह से, और जिस तरीके से मैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग या इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अध्ययन करके आपके समक्ष ये टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि पिछले 12 सालों में क्या प्रगति हुई है और आगे का जो 15 साल का पर्सपेक्टिव है डिफेंस फोर्सेस के बारे में, वो क्या जो है ना गवर्नमेंट सोच रही है, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है, या हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी का क्या एक तरीके से किस तरीके से उन्होंने पुश किया है डिफेंस को, या डिफेंस एक्विजिशंस के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लानिंग है उसमें डीएपी में डिफेंस एक्विजिशन प्लान 2026 के क्या प्रावधान है और किस तरह से हमारी कैपेबिलिटीज में जो है ना बढ़ोतरी हुई है, उसी के ऊपर एक थोड़ी सी एनालिसिस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए इन सभी सवालों के कि भारतवर्ष आज कहाँ खड़ा है और किस तरीके से आगे का एक विजन 15 साल का या फिर एक 2047 तक कहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, इन सभी चीज़ों को एक एक करके, और सभी तीनों विंग को, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, हमारी जो स्पेस कमांड फोर्स है उसको, या रॉकेट या मिसाइल फोर्स जिसको हम बनाने जा रहे हैं, या आर्मी के अंदर हमने एक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के एक इंग्रेडिएंट को किस तरीके से कॉम्पैक्ट तरीके से आगे बढ़ाया, इन सभी चीज़ों के जवाब मैं एक के बाद आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष ने पिछले 12 सालों में करीब करीब अपने डिफेंस की फाइटिंग कैपेबिलिटीज को 4 गुना बढ़ाया, वो 2 गुना बढ़ाया है पिछले 12 सालों में। और अभी जिस तरीके से प्लानिंग है उसमें जो आज हमारी डिफेंस की फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं उसको हम किस तरीके से डबल करने जा रहे हैं अब सिर्फ 2030 तक, सिर्फ 5 सालों के अंदर। तो ये हमें देखना होगा। तो आप देखिए कि नेवी के अंदर आज जो है ना करीब करीब 145 जहाज जो है ना हमारे पास में है, जो फाइटिंग फोर्स हमारे पास में है, जिसमें हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड में यहीं पे बनाया है, और उसके साथ साथ हमारे पास में 14 के करीब डेस्ट्रॉयर हैं, 18 के करीब फ्रिगेट्स हैं, और इसी तरीके से दूसरे कॉवरेट्स एंड फ्रिगेट्स, माइन स्वीपर्स, ऑयल टैंकर्स, सपोर्ट शिप्स, मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स, ये सभी चीज़ों के कंपोनेंट जो है ना आ चुके हैं। सबमरीन्स में कन्वेंशनल सबमरीन, और जो हमने फ्रांस के साथ में बनाई है, या अब जो है हम एक तरीके से इंडिजिनस हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, और अब जर्मनी के साथ में कैसे और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से चलने वाली जो है ना 6 सबमरीन हम और बना रहे हैं। किस तरीके से हमने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना वो बनाई है, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिगात ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अप्रैल में ही एक तरीके से आपकी जो है वो आईएनएस अर्धमन जो है अरिधमन वो भी हो जाएगी, और वो 7,000 टन की, पहले करीब करीब 6,000 टन की थी। और उसके बाद में जो S4 स्टार जो आ रही है SSBN की श्रृंखला में, वो 13,000 टन की होगी, और ट्विन रिएक्टर्स होंगे, डबल द कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग हमारे रिएक्टर की कैपेसिटी है मेगावाट में एट प्रेजेंट। तो ये था प्रोजेक्शन। अब आप देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं। करीब 56 के करीब शिप्स जो है ना हमारे वॉर फाइटिंग स्टेल्थ फ्रिगेट्स, डेस्ट्रॉयर्स और डिफरेंट क्लास ऑफ एम्फीबियन,
शिप्स जो हैं, लैंडिंग क्राफ्ट्स, और एक तरीके से ड्रोन कैरिंग करियर्स, और बड़े साइज के जो है ना डेस्ट्रॉयर्स, जिसमें जो है ना बहुत ही लीथल वेपन, लेटेस्ट मिसाइल्स, और अंडर वाटर व्हीकल्स जो है ना, अनमेंड अंडर वाटर व्हीकल्स, और कन्वॉय में चलने के लिए बहुत ही कम टन के जो है ना मिजेट सबमरीन्स एंड अनमेंड अंडर वाटर व्हीकल्स उसके साथ साथ रहेंगे। और ऊपर की तरफ एयर डिफेंस सिस्टम में ड्रोन्स जो है ना सभी कैपेबिलिटीज के, और फिर PI-8 का जो है, और या और दूसरे जो एवेक्स हैं, वो हमारा ISR, इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस, रिकॉग्निसेंस, इन सभी का जो है ना कंपोनेंट हमारे पास में तैयार है। और उसको अगले 5 साल में जो है ना हम और सुदृढ़ कर रहे हैं। मान लिया नेवी को इतनी बड़ी कोस्टल बाउंड्री के लिए उनको यदि ज़रूरत है, आज 24 के करीब जो है ना वो ISR प्लेटफॉर्म होने चाहिए, तो वो नेवी के पास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पे सिर्फ MiG-29 ही नहीं, अब उसकी जगह जो है ना 26 राफेल को भी और जो है ना ऑलरेडी उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा, जो 2030 तक जो है ना डिलीवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी और उम्मीद है कि 31 और जो है वो हम राफेल का ऑर्डर जो है ना अभी प्लेस करने वाले हैं। और एक तरीके से ये भी है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो करीब करीब 80 से 85 हजार टन का बनेगा, क्योंकि अभी जो हमारा INS विक्रांत है वो करीब 35 से 40 हजार टन का है, तो डबल द कैपेसिटी। और उस पर इसी तरीके से जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी होंगी, उन पे जहाज और ड्रोन्स, युकाउस और हेलीकॉप्टर्स का जो मिश्रण होगा, वो काफ़ी मात्रा में एक तरीके से ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटीज़, मल्टी रीजनल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ वो इंडियन नेवी के पास में आने वाली है। इंडियन नेवी SSN जो अटैक न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर प्रोपल सबमरीन है, जिसके ऊपर जो है वो S5 S6 जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, जो न्यूक्लियर जो कन्वेंशनल वेपन्स रखेंगे, लेकिन उसमें MIRVs, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल व्हीकल्स का भी उसमें प्रयोग हो सकता है। तो 6 हम जो है ना SSN और बनाएंगे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से 10 SSN जो हमारी अटैक न्यूक्लियर सबमरीन, और उसके साथ साथ 4 हमारे पास में SSBNs होंगी। और जैसे मैंने बताया कि S4 स्टार वो 13,000 टन में होगी, डबल द टनेज होगी, तो उसमें जो मिसाइल्स कैरिंग कैपेसिटी होगी, जो एक तरीके से डेट्रेंट का काम करती है, और जो अल्टीमेट ट्रायड की कैपेबिलिटीज, एश्योर्ड 100% एश्योर्ड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, और जो हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन नो फर्स्ट यूज, बट when we go for the retaliatory second strike, we make sure that the adversary को हम पूर्णतः क्षति बनाकर बर्बाद कर दें इन सब कैपेबिलिटीज के साथ में। तो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन का जो फ्लोटिला है वो 2035 से 2040 तक हमारा ये है कि कम से कम 10 हमारे पास में अटैक हों और 4 हमारे पास में SSBN हो, और 2047 तक फिर कम से कम जो है ना 10 और अटैक सबमरीन SSNs हमारे पास में हो, तो कम से कम 35 से 40 न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास में होनी चाहिए। जो चाइना की तरफ से थ्रेट है कि उसके पास में जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो करीब 25 के आसपास है, और 50 के आसपास 45, 40, 45, 50 के आसपास कन्वेंशनल सबमरीन है। तो उसको मैच करने के लिए, और जो अभी एक इनिशिएटिव चाइना ने लिया है कि वो सिर्फ अब न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन ही बनाएगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन का एक तरीके से 2035 तक हम कम से कम 25 से 30 और 2047 तक
40 न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास में होंगी। और इसी तरीके से जो हमारी कन्वेंशनल सबमरीन है, अब उनको भी जो एक तरीके से एक प्रोडक्शन लाइन एमडीएल में थी, उसके जो हमने अपनी खंडेरी, वेला क्लास और ये जो सबमरीन बनाई थी, उनकी भी प्रोडक्शन शुरू करके 6 और वहाँ पे बनाएंगे। और उसके साथ साथ जर्मनी टीकेएमएस के साथ में जो कोलैबोरेशन किया है, उसके साथ हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से चलने वाली जो है ना सबमरीन बनाएंगे। अब इन सभी चीज़ों को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि हम 2030 तक, हमारी ये पूरी उम्मीद है कि भारतीय नौसेना वो 200 प्लस फाइटिंग शिप्स, मॉडर्न शिप्स, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ में और फ्यूचर वारफेयर और प्लेन्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड डाटा एक्विजिशन और जो स्पेस कमांड और इंटीग्रेटेड विद एयरफोर्स एंड नेवी, इस तरीके से। और जो थिएटर कमांड्स होंगी वो नेवी एक तरीके से वेस्टर्न कमांड जो है वो मुंबई बेस्ड जो है, वो एक तरीके से जो थिएटर कमांड होगी एयरफोर्स और आर्मी को बुलाकर वो नेवी लीड करेगी। और सदर्न कमांड जो है, जो अभी सदर्न कमांड ऑफ नेवी है, वो त्रिवेंद्रम से जो है ना वो एक सदर्न कमांड होगी। 3 कमांड जो है ना, थिएटर कमांड जो है ना वो आर्मी ऑपरेट करेगी और 2 कमांड जो है ना वो एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। एंड फिर जो पोर्ट ब्लेयर में है जो जॉइंट कमांड एक और है, उसमें जो है ना इसी तरीके से वो इंटरचेंजेबल होगी कि नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर सबमरीन्स को रखने के लिए जो एक एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर उसको एक पहाड़ी क्षेत्र के नीचे सबमरीन को जब हम ऑपरेट करते हैं, जब उसको सेल करना पड़ता है, तो वो अंडर वाटर ही वहीं से निकलेगी और अंडर वाटर ही अपनी बर्थ पर चली जाएगी। इन सभी सुविधाओं को जो है ना सदर्न इंडिया में जो है ना ऑलरेडी कमीशन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है ना पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप और उसमें जो और आइलैंड्स हैं पोर्ट ब्लेयर के आसपास, उसमें अपने एयरफील्ड्स जो है ना उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है और नेवी के कोस्टल बैटरीज को बढ़ाया जा रहा है, जिसमें उसमें बहुत ही फास्ट मूविंग मिसाइल बोट्स होंगी, स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल्स होगी, ब्रह्मोस 2 नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस होंगी। और इसी तरीके से शिप के ऊपर भी जो है ना वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड यूकाओज एंड मिजेट्स के साथ में वो होने वाले हैं। और हमारे पास में जितने भी एम्फीबियन शिप्स होंगे 4 के करीब, उनमें सभी में एक तरीके से वो यूकाओ और ड्रोन्स को कैरिंग करने की कैपेसिटी होगी। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसी तरीके से हमारे पास में ड्रोन कैरियर्स होंगे। तो ये था। अब आर्मी में आ जाइए, तो आज की डेट पे आप जरा मॉडर्न वारफेयर के कंपोनेंट्स देखिए, जहाँ पर हमारी आर्मी, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री या उससे बी फिटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए और भी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, एंड स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिस तरीके से निर्मला सीतारमन जी ने इस बजट में एलोकेशन एक्स्ट्रा कैपिटल आउटले किया है 2,20,000 करोड़ का। तो इस तरह से डिफेंस के लिए ये भी गवर्नमेंट ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय रक्षा मंत्री एंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि डिफेंस को जितनी भी ज़रूरत होगी वो दी जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ मॉडर्न वॉरफेयर में। तो आज की डेट में ड्रोन फोर्स, आपने देखा होगा कि यूक्रेन जैसा एक देश जिसके पास में हार्डली एनी नेवी, हार्डली एनी एयरफोर्स, यदि वो रशिया जैसे पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस, एक कंट्री को जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, यदि उसको 4 साल तक एंगेज कर सकती है, रोक पा सकती है, और फिर ड्रोन से जो है ना उसके ठिकानों पर उसके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उन पर अटैक करके उनको ध्वस्त कर सकती है, वो मास्को तक जाकर वहाँ के जो प्रेसिडेंट पुतिन है उसके रेजिडेंस तक अटैक कर सकती है, ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये ड्रोन फोर्स की हैं। और इनको भारतवर्ष भी ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष ने अपनी
प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया है डिफेंस की रिसर्च के लिए, प्राइवेट रिसर्च के लिए जो है ना, वो 1 लाख करोड़ के फंड रखे गए हैं जो स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो 40 साल के लिए प्लेज की है, जिसमें इंटरेस्ट बहुत कम होगा। तो यदि कॉम्युलेटिव इफेक्ट इस ग्रांट का लगाएंगे R&D के लिए, प्राइवेट फर्म्स के लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, डिफेंस रिलेटेड कंपनीज के लिए, ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना सुविधा होगी अगले 40 साल के लिए। और कंपाउंड इफेक्ट इसका 1 लाख करोड़ ही नहीं, 1,40,000 करोड़ के आसपास इसका फायदा होने वाला है। तो ड्रोन फोर्स को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष अपनी कैपेबिलिटीज तीनों फोर्सेस के अंदर कर रहा है कि कम से कम हमारी प्रोडक्शन लाइन जो है ना, वो ड्रोन्स में कम से कम 10,000 ड्रोन पर मंथ बनाने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए 2030 तक। और कम से कम 2030 तक जो है ना हमारे पास में विभिन्न प्रकार के जो है ना ड्रोन्स, चाहे वो यूका हो, कावेरी डेरिवेटिव्स से चलने वाले हों, यूकाओस और डिफरेंट कामाकाजी और डिफरेंट तरीके के ड्रोन्स, ISR और अटैक और सभी तरह के कंपोनेंट को कम से कम 1 लाख की संख्या में जो है बहुत ही घातक जो है हमारे ड्रोन्स जो है ना हमारे पास में। और फिर उसके बाद में डिफेंस जियो स्पेशियल एजेंसी का होना जरूरी है। हमारा सैनिक जो एक तरीके से हमारा जो GPS का काउंटर पार्ट नेविगेशनल सिस्टम है, जिसका प्रयोग हमने अभी अपने ऑफ सिंदूर में किया, इसको हम और वाइब्रेंट वॉर कैपेबल और इसी तरीके से सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशंस को जो डिफेंस के लिए सपोर्ट करेंगे उनको बनाने के लिए। और प्राइवेट स्टार्टअप भी जो है ना वो अपने रॉकेट और सैटेलाइट्स को जो है ना छोड़ने की जो है ना आज हमारे पास में कैपेबिलिटीज हो गई है। स्टार्टअप, डिफेंस स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया है। 2014 के बाद में हमने जो हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो भी 24,000 करोड़ के आसपास हम कर रहे हैं। तो ये इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को हम और ज़्यादा बढ़ाकर ध्यान एक्सपोर्ट पर भी देंगे, पर एक्सपोर्ट से पहले हम अपनी सस्टेनेबल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाह रहे हैं हर एक क्षेत्र में। तो डिफेंस जियो स्पेशियल एजेंसी भी आएगी और उसमें ड्रोन फोर्स भी होगी और उसके साथ साथ डेटा फोर्स। डेटा फोर्स का ये है कि एक तरफ जैसे सिविलियन और मिलिट्री का एक फ्यूजन होना चाहिए, उस फ्यूजन की तरफ ध्यान दे रही है। फिर उसके बाद में किलर रोबोट्स टेक्नोलॉजी, जो एक तरीके से चाइना क्लेम कर रहा है, हमें भी उसमें ऐसे चीज़ें रखनी पड़ेंगी अपनी रुद्रा ब्रिगेड में। मैं आर्मी के ऊपर आऊँगा कि जहाँ पर हम जो है ना किलर रोबोट्स जो है ना रख सके और ड्रोन फोर्स से जो है ना ड्रोन स्वाम्स का जो है ना एक तरीके से प्रयोग करें। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपनी AI टैलेंट पूल को और AI का प्रयोग करते हुए हम सभी जगह लाएंगे। अब इंडियन आर्मी में जो एक रुद्रा ब्रिगेड, जो 5 रुद्रा ब्रिगेड चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंटली ब्रिगेड्स हैं जिनको जो सेल्फ सफिशिएंट एक तरीके से सेल्फ रिलायंट होंगे सभी तरह। उसमें इन्फेंट्री भी होगी, मैकेनाइज इन्फेंट्री भी होगी, आर्टिलरी भी होगी, टैंक्स भी होंगे और सभी तरह की गन्स होंगी, ड्रोन्स होंगे, यूकाउस होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम होगा उसका, और स्पेशलाइज लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। क्योंकि कहीं पे भी स्पेशलाइज सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो मेंटेनेंस, रिपेयर्स या एम्यूनिशन या खाद्य पदार्थ जो फौज को लड़ने के लिए, वो बिल्कुल बैटल फ्रंट पे ही मिले। तो इस तरह से ये सेल्फ सस्टेन एक तरीके से सस्टेनेबल रुद्रा ब्रिगेड का जो है ना निर्माण ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 1 या 2 तैयार हो चुकी हैं और भी हम तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो साइबर टैलेंट है उसको जो हमने तैयार किया है वो करीब किया है 3.2 लाख के करीब जो है ना हमारे साइबर वॉरियर्स जो है ना भारतवर्ष ने तैयार किए हैं उनको करके। लेकिन जिस तरीके के अटैक ड्यूरिंग वॉर, जो साइबर वॉरफेयर, और उसकी एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा
कि अमेरिका ने जिस तरीके से इलेक्ट्रिक ग्रिड को वेनेजुएला में एक तरीके से अपने कंट्रोल में लिया, उसको स्विच ऑफ कर दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ी एक साइबर वारफेयर, फिर उसके बाद में असॉल्ट किया, तो विदाउट फायरिंग इवन गन दे कुड अरेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आया है। तो हमें साइबर टैलेंट की जो हमें ज़रूरत है, वो अब ज़रूरत है कि कम से कम हमारे साइबर वॉरियर जो हैं वो 1.2 मिलियन, करीब 12 लाख के करीब जो है ना, हमें साइबर वॉरियर्स को तैयार करना है, उनकी फौज को सिविल में तैयार करना है, और देखना है कि किस तरीके से लेटरल एंट्री करके वो एक हमारे टेक्निकल विंग का जो है ना, वो डिफेंस के साथ में किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से एंथ्रोपिक या वहाँ पे एलॉन मस्क या और दूसरी जो एआई की डीप टेक कंपनीज हैं यूएस की, उन्होंने ईरान के खिलाफ जो यूएस ने और इसराइल ने वॉर लॉन्च किया है, कैसे वो उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, एआई सपोर्टेड सारे ही वेपन्स का जो रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस है, रियल टाइम प्लानिंग है, रियल टाइम काउंटर अटैक्स हैं, और उनकी जिस तरीके से फीड को इंटीग्रेटेड किया जा सकता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में, जैसे हमारा IACCS है, उसके साथ में इंटीग्रेट करने के लिए जो फीड है वो सैटेलाइट से आती है। सैटेलाइट के बाद में वो फीड जो है वो एयरबोर्न एवैक से आती है, या हमारे जो ISR कैपेबिलिटीज़ के जो और एसेट्स हैं या ड्रोन्स जो उड़ते हैं उनसे, रडार से, और फिर जो हमारे जो रडार्स हैं, इन सभी का जो एक कंपोजिट जो फीड है, उसमें किस तरीके से हम रियल टाइम में एनालिसिस करके और इंटरसेप्टर्स का जो है ना प्रयोग कर सकते हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम में। इन सभी कैपेबिलिटीज़ को सेल्फ सस्टेनिंग और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के हम बढ़ रहे हैं। अब हम आजकल अपने टैंक, लाइट टैंक्स भी जो हम एक लद्दाख और दूसरी जगह जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं उसमें कैसे हम प्रयोग कर सके, और इसी तरीके से हमने बॉर्डर पे जो है ना काफ़ी एयर एरोड्रम्स बनाए हैं, एयरफील्ड्स बनाए हैं जिनको ऑपरेशनल किया है। उसमें हमारे बड़े जो है वो बड़े जहाज भी जो डिफेंस के इक्विपमेंट को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रयोग हम वहाँ से कर सकते हैं। तो एआई वॉरियर भी हम तैयार कर रहे हैं। एआई वॉरियर को भी कम से कम जो है ना 5,000 ऐसे टैलेंटेड जो सुपर इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ये कमांड एंड कंट्रोल एंड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम्स का थिएटर कमांड में, और जो हमारी एक अभी जो जिस तरफ हम सोच रहे हैं कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो है ना एआई और वो सभी टेक्नोलॉजीज की होगी, और वो एक तरीके से सिविल एंड मिलिट्री की फ्यूजन को करके, और वो किस तरीके से स्टार्टअप्स और नई टेक्नोलॉजीज को जो है ना उनका किस तरीके से हाथ थाम कर सके। अभी जो DAP 2026 आई है, डिफेंस एक्विजिशन प्लान जो आई है, उसमें ये भी प्रावधान रखा गया है कि जो लोग यहाँ पर बाहर से चीज़ें खरीद कर असेंबल कर रहे हैं उनको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस IPR या इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सिर्फ इंडिजिनस में वही होगा जिसके पास में भारतवर्ष में बनाने की कैपेबिलिटी जो होगी, IPR अपने पास में होगा, टेक्नोलॉजी अपने पास में होगी, उन्हीं को गिना जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का मिश्रण करते हुए, जैसे मैंने बताया कि हमारी रॉकेट एंड मिसाइल फोर्स का एक कॉम्बिनेशन, अभी हम पिनाका रॉकेट की रेजिमेंट्स को नंबर भी हम और बढ़ा रहे हैं। पिनाका रॉकेट का जो एडवांस पिनाका रॉकेट है उसकी रेंज को भी बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से BVR, हमारी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से जिनको सुकोई 31 में जो है ना MK30 MK1 में जो है इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो उसकी रेंज भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, रुद्रा 1, रुद्रा 2। और जो रडार हैं वो रशिया से रडार भी
हम ले रहे हैं, और अपना रडार भी हमारे पास में है जो 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की रेंज तक का जो है ना पता कर सकता है। मिसाइल ट्रैकिंग हो सकता है, वो नेवी के पास भी कैपेबिलिटीज है। और सैटेलाइट किलर टेक्नोलॉजी को हमने इस तरीके से किया है कि जो अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको जब वो ट्रांजिट फेज में जो है ना बिफोर री एंट्री, उससे पहले ही हम उसको जो है ना मार गिरा गिरा सके, उसकी भी कैपेबिलिटीज को हमने किया है। हमारे पास में जो डिफरेंट काइंड ऑफ एन मिसाइल्स है, आज हम मिसाइल में एक तरीके से सुपर पावर हैं, वी आर सेकंड टू नन। तो तरह तरह की मिसाइल जो है ना, मैं एक नाम ना लेकर, चाहे वो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, एयर लॉन्च कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हो, आईसीबीएम्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लैंड बेस्ड हो, या न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज हमारी जो है ना बाई एयर हो या लैंड मिसाइल्स आईसीबीएम्स के द्वारा हो, और इन सभी की मिसाइल्स की रेंज को भी हम 4-5 हज़ार किलोमीटर से अब जो है ना 8-10 हज़ार 12 हज़ार किलोमीटर तक की रेंज में लेकर जा रहे हैं। अंडर टेस्टिंग है, कुछ चीज़ों को जो है ना प्राप्त कर लिया है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज जिस तरीके से तेजस वन और तेजस MK1 एंड MK2 के लिए, या फिर हमारा जो एमका का प्रोजेक्ट है उसमें किस तरीके से इंजन का हमने सैफरान के साथ में किया है, और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो कंजोर्टियम है, इटली, जापान, यूके या और दूसरे जो कंजोर्टियम है विश्व के, उसमें किसी को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि हम रशिया के जो कुछ ऑफर हुए हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हुए हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को या SU-57 को, और उसके साथ में जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और एक तरीके से जो उसका कोड जो है ना हमारे साथ में शेयर होगा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, हम उसको आसानी से ये भी हम फैसला ले सकते हैं। आप सभी को विदित है कि 114 राफेल भी हम एयरफोर्स के लिए और ख़रीद रहे हैं, जिसमें 16 फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे और 98 के करीब हम भारतवर्ष में ही बनाएंगे। MOR जो है ना एक तरीके से मेंटेनेंस ऑपरेशंस एंड रिपेयर्स जो है, और उसके जो है ना फैसिलिटीज राफेल के लिए ऑलरेडी हैदराबाद में इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस को हम जो है ना कम से कम 200 एयरक्राफ्ट से लेके 300 एयरक्राफ्ट किस तरीके से 2035 तक हम अपने बेड़े में जोड़ सकें, इस पे पूरा पूरा एम्फेसिस है। और 2030 तक ही जो है वो हम राफेल का इंडक्शन करें एयरफोर्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा का कर सके। और दूसरी तरफ जो है ना हम राफेल के साथ साथ जो है वो MiG-29 की भी प्रोडक्शन लाइन को दोबारा से शुरू किया है, उसमें भी कुछ हो रहा है। और फिर तेजस MK1 और MK2 में जिस तरीके से अब GE ने बोला है कि वो कम से कम 26 to 30 इंजन्स जो है ना वो GE404 एंड 414 को सप्लाई करेगा, तो उसको भी देखते हुए। लेकिन हमारा जो कावेरी का है और जो प्राइवेट प्लेयर जो है, अब GTRE ने जिस तरीके से अपना RFP निकाला है, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना बहुत जल्दी उसमें आगे आने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि 2030 के आसपास तक हम 200 कम से कम जो है ना 200 से 250 जो फाइटर क्राफ्ट्स हैं 4.5 जनरेशन 5th जनरेशन जो है ना हमारे पास में होंगे। तो ये एयरफोर्स को काफ़ी बढ़िया। दूसरी तरफ जो है ना एयरफोर्स को जो मिसाइल सिस्टम, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स या अपग्रेड वर्जन जो सारे मिसाइल्स के हैं, और आकाश तीर की और यूनिट जो है ना आकाश मिसाइल को लगाकर एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। एयरफोर्स की एडिशनल कैपेबिलिटीज़ को, क्योंकि एयर पावर का चमत्कार आपने ऑप सिंदूर में देखा है, तो उसकी भी मल्टीफेरियस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए AI ड्रिवन जो है ना कमांड एंड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम से उसको किस तरीके से अपने डेटा फोर्स या डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसीज एंड ड्रोन फोर्स, इन सभी को रॉकेट फोर्स और मिसाइल फोर्स के साथ में इंटीग्रेटेड करते हुए, और किस तरीके से हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है वो सेल्फ सफिशिएंट तरीके से
एक तरीके से इंडिपेंडेंट यूनिट होके फाइटिंग कैपेबिलिटीज होंगी। तो इन सभी से अभी जो सुदर्शन चक्र का जो सोचा जा रहा है, अपने सारे क्रिटिकल क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सिटीज़ में सिविलियन टारगेट्स को, हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस सभी को सेफ गार्ड करने के लिए दो फेज में सुदर्शन चक्र, एक सुदर्शन चक्र हम जो है ना पूरा लीथल कंपोनेंट जो है ना वो 2030 तक, फिर 2035 2040 हर 5 साल में जो है ना उसको अपग्रेड करने का। तो 2047 में हमारे पास में पूरे भारतवर्ष के लिए एक इस तरीके का सुदर्शन चक्र होगा जैसे अमेरिका सोच रहा है या इजराइल जो है ना सोच रहा है, जिसके पास में एक तरीके से डोम है, डेविड स्लिंग है, या फिर एक तरीके से दूसरी अभी उसने डायरेक्ट एनर्जी का जो है ड्रोन को गिराने के लिए बनाया है। तो ये सभी कंपोनेंट जो है ना भारतवर्ष भी ऑलरेडी प्लानिंग स्टेज पे नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे भारतवर्ष खड़ा है। तो हमारी इंडियन नेवी की, इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज को बढ़ाकर और उनकी जॉइंटनेस को थिएटर कमांड में लाकर किस तरीके से हम इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का, एआई सपोर्टेड इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का प्रयोग जो है वो रियल टाइम में रिटेलिएशन करने की और लॉन्ग से लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स जो है ना हमारे पास में और स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो है ना भारतवर्ष कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगले 5 साल में जो आज हमारी डिफेंस फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो इंडिजिनस कंपोनेंट से हम सभी क्षेत्र में, चाहे वो IW इंटेलिजेंस वारफेयर हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो, डेटा सेंटर जियो स्पेशियल का उसमें प्रयोग हो, AI ड्रिवन हो, और हमारा जो रॉकेट एंड मिसाइल्स फोर्स जो है ना हम एक तरीके से अपनी बना रहे हैं स्ट्रेटेजिक फोर्स से अलग, जो है ना एक तरीके से स्पेस में रॉकेट मिसाइल्स एंड स्पेस फोर्स जो है ना हमारी अंडर फॉर्मेशन है और थिएटर कमांड जो है ना इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग शेप। रुद्रा ब्रिगेड जो हम 5 रुद्रा ब्रिगेड को खड़े कर रहे हैं उसकी कंसेप्ट मैंने आपको बताई दी है। तो इन सभी चीज को देखकर जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक कि भारतवर्ष का एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारी बी फिटिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, जो हमारी इकोनॉमी, मेरा मानना ये है कि 2047 तक वो कम से कम 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के करीब हो जाएगी। तो उसी के बी फिटिंग हमारी कैपेबिलिटीज़ को हम अगले 5 साल में डबल करेंगे और फिर 2030 से 2047 तक फिर हम उसको मॉडर्नाइज करते हुए और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को, तो 2047 तक हमारे पास में मिनिमम जो है वो कम से कम 350 से 400 शिप होंगे और 2047 तक कम से कम 1000 से लेके 1500 हमारे पास में जो है ना 5th जनरेशन, 500 के करीब जो है ना 6th जनरेशन जो है ना वो एरोप्लेन्स हमारे पास में होंगे। युकाओ और ड्रोन्स की हमारे पास में सेल्फ सस्टेनिंग, और आज हम हर एक तरह की मिसाइल्स जो बना देंगे तो मिसाइल और रॉकेट फोर्स भी जो हमारी होगी वो इसी तरीके से हर 5 साल में एक तरीके से मॉडर्नाइज और डबल होती जाएगी और सभी सारे एम्यूनिशन को इंडिजिनसली बनाते हुए अपने सभी फाइटिंग फोर्स को इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ प्रदान करते हुए हम डेफिनेटली स्वावलंबी बन जाएंगे। मेरा मानना है 2030 तक हम 65 से 70% जो है ना वो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। 2040 तक हम करीब 80 to 85% जो है ना टोटल इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को प्राप्त कर लेंगे और 2047 तक 100% भारतवर्ष जो है ना वो पूरा डिफेंस के जितने भी वेपन प्लेटफॉर्म होंगे या सारे के सारे जो है ना वो भारतवर्ष में ही इंडिजिनस कैपेबिलिटीज से हम प्राप्त
कर लेंगे। तो ये है एक स्ट्रेटेजिक मिशन डिफेंस के लिए, और इसमें हमारी डिफेंस फोर्सेस अलर्ट हैं, और डिफेंस की जो टॉप लीडरशिप है उसका समावेश जितने भी PSUs हैं उसमें होना चाहिए। हमारे जो यूजर ट्रायल्स तक ही ना करके बल्कि उन कंपोनेंट को लाया जाना चाहिए। और इसी तरीके से जो साइबर वॉरफेयर को लड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंटेलिजेंस वारफेयर एंड AI का प्रयोग करने के लिए जो हमारे टेक्नोक्रेट जो है ना, जिस तरीके से उनको एक समावेश करना चाहिए, ये हमें बहुत ही जल्दी से जल्दी एक सुपर इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस सुपर इंटेलिजेंस फोर्स का जो है ना एक आना बहुत ज़रूरी है, जो इंटीग्रेटेड तरीके से जुड़ा हो सके। ये फ्यूचर की ज़रूरत है और भारतवर्ष उसी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जितने सवाल मैंने इस वीडियो के शुरू में उठाए उन सभी के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। यदि आपको लगता है कि कहीं पे भी है तो आप अपनी मेरी वीडियो पे कमेंट्स करिए, अपने क्वेश्चंस उठाइए और उन सभी का जवाब आपको दिया जाएगा। डिस्कशन में आप आइए। और मेरा मानना यही है, मानना नहीं, ये ग्राउंड पे दिखाई भी दे रहा है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज पिछले 10 से 12 सालों में करीब करीब डबल हो गई हैं। और अब जिस तरह से हम 2025 के मिड से हमने शुरू किया है, तो 2030 तक जो है हम फिर से एक बार जो हमारी अब एग्जिस्टिंग फाइटिंग कैपेबिलिटीज है, वेपन और सभी फौज की जो कैपेबिलिटीज हैं डिफेंस की, फाइटिंग कैपेबिलिटीज को हम फिर से एक बार डबल विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम कर लेंगे। ये मेरा मानना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमांडर स्ट्राइक्स को, और अपने दोस्तों और जानकारों को आप जो है ना सर्कुलेट भी करें। देखिए, जब आपके लिए जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लाइक कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल और ज़्यादा लगता है कि हम सारी एनालिसिस को रिसर्च करने के बाद में सबको आसान से आसान शब्दों में भारतवर्ष के हर एक व्यक्ति के लिए आपके समक्ष हम पेश कर सके। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।